इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 था, ये बड़ा एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है कानून शहादत आर्डर 1984 का, जिसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्स जो हैं जो रेलेवेंट होंगे वो 7 होंगे। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन परेड इस आर्टिकल के तहत सिर्फ एक लिम्ब है, एक हिस्सा है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ओवरऑल व्यू हम आर्टिकल 22 का इस तरह लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी का मर्डर कर दिया है। अब बी कराची का रहने वाला है, ए जो है वो गुजरांवाला से है। अब इस बात की एविडेंस सामने आ जाती है कि बी जो था वो ए जो था वो मकरूज था बी का। दैट विल बी रेलेवेंट फैक्ट और इसकी एविडेंस कोर्ट में आ सकती है। एक और मिसाल ले लेते हैं। एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सपर्ट की डॉक्टर की आती है और वो ये कहता है कि 3 घंटे से ये डेड बॉडी जो है यहाँ पड़ी हुई है और इसका प्रोबेबल टाइम जो है एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो ये है कि 3 घंटे पहले इसको कत्ल कर दिया गया था। मीनिंग देयर बाय वो जो टाइम बता रहा है डॉक्टर बीइंग एक्सपर्ट, दैट विल बी रेलेवेंट। वन मोर एग्जाम्पल, एक कार स्नैचिंग का वकूआ होता है और कार जो है वो अनअटेंडेड प्लेस से मिल जाती है। उधर मौके पे बंदे पहुंचते हैं, देखते हैं, पुलिस पहुंचती है। पुलिस उस कार की मलकियत, उसकी ऑनरशिप थ्रू इट्स नंबर चेक करती है कि ये कार किसकी हो सकती है, कौन इसका मालिक हो सकता है। आइडेंटिटी ऑफ थिंग इज इन क्वेश्चन, तो ये एविडेंस दी जा सकती है। अगर हम पार्टीज के रिलेशनशिप की बात करें, इसका आप देख लें, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, ऐसे फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं वो कहलाएंगे। सिमिलरली व्हेन वी गो थ्रू द टेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल 22, facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or rebut an inference, जो किसी इन्फ्रेंस को, जो आप एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आप बीइंग ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझते हैं कि एक बंदा ए ने बी को कत्ल किया और बी जो है वो मौके से उस पर इल्ज़ाम था और बी भाग गया। ये आर्टिकल 21 के तहत, जो प्रीवियस आर्टिकल है उसके तहत उसकी एब्सकॉन्डेंस, भाग जाना, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ हुआ कि लाजमी उसने ये किया होगा। अब इस इन्फ्रेंस को रिबट भी किया जा सकता है, सपोर्ट भी किया जा सकता है। रिबट कैसे करेंगे? रिबट करेंगे कि वो बंदा जो भागने वाला है वो ये कहता है कि एट द वेरी मोमेंट मुझे कॉल आई कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरा सब कुछ वही है, मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरी लाइवलीहुड, मेरा रोजी रोटी, तो मैं उसको छोड़ के उस चीज़ को वहीं से मैं भाग गया अपनी फैक्ट्री की तरफ। मीनिंग देयर बाय कि इस इन्फ्रेंस को, उसके भाग जाने को, उसकी एब्सकॉन्डेंस को रिबट भी किया जा सकता है और उसको सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो दोज फैक्ट्स विच रिबट दैट इन्फ्रेंस वो रेलिवेंट होंगे और ऐसे फैक्ट्स जो उसको सपोर्ट करेंगे वो भी रेलिवेंट होंगे, उनकी एविडेंस दी जा सकती है। सजेस्टेड बाय अफेक्टेड इशू और रेलिवेंट फैक्टर विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। अब जहां पे पर्सन की बात आएगी, अगर तो पर्सन
लिविंग बीइंग होगा और गवाहान ये कहते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ऑफेंडर देखा है और हम उसके फीचर से हम देख सकते हैं, अगर हमारे सामने लाए तो हम पहचान सकते हैं। जहाँ पे आप एफआईआर में नाम दे देंगे तो फिर वहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आइडेंटिटी ऑफ पर्सन जो है ये डेड बॉडी भी हो सकता है, लिविंग बीइंग भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो दोज विल रिलेट टू लिविंग बीइंग जो जिंदा है। क्यों? अगर एक डेड बॉडी मिलती है अनअटेंडेड एक जगह से, उस डेड बॉडी को देखते हैं, पुलिस पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ये म्यूटिलेटेड कंडीशन में है, डीकम्पोज हो चुकी है, इसकी हालत बड़ी बिगड़ चुकी है, लेकिन ये चेक करना ज़रूरी है ये किसकी हो सकती है। अब उसकी आइडेंटिटी को असरटेन करने के लिए अगर तो उसकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान है, उसका डीएनए हो जाता है या उसने कोई रिंग पहनी हुई है, बताया जा सकता है कि ये फ़लाँ बंदा हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी इन क्वेश्चन। अब वो जो सारे अवामल हैं, वो जो सारे फैक्ट्स हैं, उसके बारे में अगर उसकी आइडेंटिटी को असरटेन करने के लिए जो एविडेंस आएगी, दोज दैट विल बी रेलेवेंटली। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग से क्या मुराद? स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी से कहा जाता है मालिक को, भाई आप आएँ और अपनी वो बैंगल्स देखें या अपनी आयरिंग्स देखें, या आपका अगर मोबाइल चोरी किया गया तो उसको पहचानें, वो आपके सामने रख देते हैं और आप अपनी निशानी बता के आप कहते हैं कि ये मेरी। सिमिलरली अगर आपको वो, जैसे हमने वो पहले गाड़ी की मिसाल दी, अगर कोई बाइक स्नैचर आता है, आपका मोबाइल ले जाता है, तो आपको बताया जाएगा कि भैया ये फलां चीज़ हमें रिकवर की है, आके आप देख लें कि इसकी आइडेंटिटी इन क्वेश्चन है। उसके बारे में जो भी एविडेंस होगी वो रेलिवेंट होगी। अब इस आर्टिकल पर यहाँ तक आते हुए आपने ये देखा कि इसमें सिर्फ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, दो अगरचे कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इसी आर्टिकल के तहत होती हैं, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो रेलेवेंट होंगे फैक्ट इन इशू से और रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ। कौन कौन से? जो एक्सप्लेन करेंगे किसी चीज़ को। हाउ? अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन की, इंट्रोडक्शन की बात उसी मिसाल से लेते हैं कि वो जो बी को कत्ल कर दिया गया, लोगों ने कहा कि एक गुजरांवाला का रहने वाला है, एक कराची का है, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मकरूज होना ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि दैट कैन बी द रीजन फॉर मर्डरिंग बी। ये एक्सप्लेनेशन है, ये इंट्रोडक्शन है। सिमिलरली एक पब्लिश करता है लाइबलस कंटेंट अगेंस्ट बी, उसको डिफेम करने के लिए, तो बी ये कहता है कि मेरे और इसके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड थे। वो एविडेंस देता है कि मेरा इसका कारोबारी लेन देन था, हमारा झगड़ा हुआ, हमारा डिस्प्यूट बन गया। अब वो जो डिस्प्यूट के बारे में जो वो बात कर रहा है वो फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। इसी तरह अगर आप आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन की बात करते हैं, तो एक केस था जिस केस में डॉक्टर ने अपनी बीवी को मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हुई, म्यूटिलेशन हुई, तो उसको पहचानना मुमकिन नहीं था। लेकिन उसकी बेटी जब मार्चरी में पहुंची तो उसने ऑपरेशन के मार्क्स जो उसके एब्डोमेन पे थे कि मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, और ये वो निशान है जिससे मैं अपनी माँ की इसको डेड बॉडी को रिकग्नाइज कर सकती हूँ, पहचान सकती हूँ। तो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इन क्वेश्चन आ गई, आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स भी इन क्वेश्चन आ गई। आपने जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया उसको रिबट भी कर लिया, आपने उसको सपोर्ट भी कर लिया और एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन भी आपने समझ ली। आगे चलते हैं। whose identity is relevant or fix the time or place। अब उस डॉक्टर की एविडेंस एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि प्रोबेबल टाइम जो है वो बिटवीन इंजरी एंड डेथ ये है,
और ये बॉडी यहाँ पे इसकी जो डेथ हुई है इस जगह पे इसको इस टाइम पे कत्ल किया गया होगा। दैट फिक्सेस द टाइम। ऑन सेम एनालॉजी आपने बहुत से केसेस देखे हैं मर्डर केसेस में, तो मौके से आप ब्लड स्टेन्ड अर्थ लेते हैं जिसको आप केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो पुलिस है वो भेजती है। अब उस प्लेस को देखने के लिए, समझने के लिए कि फलां जगह पे एक ये वक़ुआ होता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि ए को मर्डर कर दिया जाता है और बी पे इल्ज़ाम है। ए की बॉडी जो है वो अपने घर से बाहर पड़ी है। पुलिस एंटर होती है, उधर 4-5 रूम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ड्राइंग रूम भी है। पुलिस देखती है कि एक कमरे में स्कफल के, झगड़े के, डिस्टर्बेंस के निशानात मौजूद हैं। मीनिंग देयर बाय कि उस प्लेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि यही वो प्लेस है जहाँ पे इनका झगड़ा हुआ, इसको इंजर किया गया और ये बाहर इसकी डेड बॉडी पड़ी थी या उसकी डेथ होगी। तो ये फौजदारी केसेस में दैट विल अज्यूम इम्पोर्टेंस। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आर्टिकल 22 कानून शहादत आर्डर सिविल प्रोसीडिंग्स को भी एप्लीकेबल है और फौजदारी प्रोसीडिंग्स को भी एप्लीकेबल है। At which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties. Now, another important aspect of this article comes into play, the relation of parties. आप निकाहनामा दे सकते हैं, मैं और फलां स्पाउसेस हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि फलां बच्चा जो है वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो ये हैं। आप अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दे सकते हैं कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो चेक है, ये फलां बंदे का होगा। मीनिंग देयर बाय कि रिलेशन ऑफ पार्टीज को डिटरमिन करना डीएनए थ्रू डीएनए हो सकता है। आइडेंटिटी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग से हो सकती है। आइडेंटिटी आपकी, अगर आपकी वीडियो बनी है, आप पे इल्ज़ाम है, किसी पे इल्ज़ाम आता है कि भाई फलां बंदे की वीडियो जो है वो सेक्सुअल पोस्चर में वो जो है वो वायरल कर दी गई है और उसके ऊपर फेस कोई और लगा दिया गया है, तो जो एक्सपर्ट्स करेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 में आ रही हैं। एक मिसाल और लेते हैं कि एक बहुत फेमस केस था राहन लालू वर्सेस एम्परर, इंडियन केस ला था। इसमें वो ये कहते हैं कि एक हमसाये जो हैं वो अपने साथ वाले घर में बच्चे की आवाज़ चीखें सुन के पहुँचते हैं। जब वो उधर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो बच्चे का बाप है उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उसकी मदर जो है शी वाज लाइंग डेड। केस कोर्ट में आ जाता है। वो ये कहते हैं, डिफेंस ये प्ली लेते हैं कि भाई उस बच्चे को तो आपने बतौर विटनेस अदालत में पेश नहीं किया, लेकिन वो जो गवाह मौके पे आए वो आई विटनेसेस नहीं थे। वो आई विटनेस किस चीज़ के थे? उस विटनेस के जिसकी आवाज़ सुन के वो वहाँ पहुँचे। कोर्ट ने ये होल्ड किया कि एज पर सेक्शन 9 एट दैट टाइम, दैट वाज सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अभी आर्टिकल 22 है। तो आप ये कहें कि आर्टिकल 22 के तहत उसकी आवाज़ बच्चे की क्राइंग सुन के उनका पहुंच जाना और लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन करना, बताना कि हम तो उस बच्चे की क्राइंग पे उधर मौके पे पहुंचे थे, दैट वाज रेलिवेंट, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज पर आर्टिकल 22, इट वाज रेलिवेंट। बट टू स्पीक ऑफ, जैसे मैंने पहले कहा कि आप आर्टिकल 22 को आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। आपके माइंड में आर्टिकल 19 जो रेसिडेंसी है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 मोटिव प्रेपरेशन, और जो आपकी कॉन्डक्ट है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट जिसको आप एब्सकॉन्डेंस कहते हैं, जब आप इस सारे आर्टिकल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको आर्टिकल 22 की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
आगे चलते हैं, ए पे एक और मिसाल लेते हैं। थ्रू इलस्ट्रेशंस वी विल गैदर द स्कीम एंड ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ दिस आर्टिकल, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए पे इल्ज़ाम है कि बी को उसने फलां डेट को, फलां दिन को मर्डर कर दिया। अब ए जो है वो ये एस्टेब्लिश करता है कि एट दैट वेरी डे ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड हिज लेफ्ट लेग वॉज एम्पुटेटेड, कि उसकी शुगर की वजह से उसकी लेफ्ट लेग जो है उसको डॉक्टर ने उतार दिया। ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन, इल्ज़ाम ये था कि उसने 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उसको चेस किया और चेस करने के बाद उसको मर्डर कर दिया। ही वॉज अनएबल टू चेस हिम, ये बात एस्टेब्लिश हो गई। तो उसका वो ऑपरेशन होना, उसका उस बेड पे लाई करना उस दिन उधर, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। आर्टिकल 22 को आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दैट फिल्स द गैप, दैट सप्लाइज द मिसिंग इंफॉर्मेशन। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, जिसके बगैर किसी मामले की तह तक नहीं पहुंचा जाता, वो सारे फैक्ट्स कौन से होंगे, रेलिवेंट होंगे। फैक्ट आपको फैक्ट बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, आप क्लासरूम में ये फैक्ट है, आपने कल होटल गए ये फैक्ट है, वो आज आप 3 दिन बाद मलेशिया जा रहे हैं ये भी एक फैक्ट है, मैं आपके सामने ये खड़ा होकर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ये भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट इज़ कि वो सारे फैक्ट्स जो हैं जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जो नेसेसरी होंगे, ज़रूरी होंगे, कि जिनके बगैर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, जिन कलर्स के बगैर पिक्चर कंप्लीट नहीं होती, वो सारे कलर्स जो हैं वो वही फैक्ट्स होंगे जो रेलेवेंट होंगे, और रेलेवेंट फैक्ट्स से भी रेलेवेंट होंगे और फैक्ट इन इशू से भी रेलेवेंट होंगे। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम जो है ये मैंने, दैट इज़ कर्टसी टू TLP अकेडमी, इंडियन एक अकेडमी है, और उसमें इट वाज रिमार्केबल लेक्चर अबाउट इट, मैंने उनसे बहुत सीखा। ये पिक्चर वो अपने लेक्चर के दौरान दे रहे थे, जिससे आपको इस आर्टिकल 22 की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद, दैट इज़ होल ऑफ द टेक्स्ट, ये पूरी टेक्स्ट है। फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स, नेसेसरी टू एक्सप्लेन, नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस। आपने एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, थ्रू इलस्ट्रेशंस, थ्रू दोज एग्जांपल्स जो हमने अभी डिस्कस की, आपने इसको देखा। अ फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट। सबसे पहला ऐसा फैक्ट जो ज़रूरी होगा एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, वो रेलेवेंट होगा। नंबर 2, ऐसा फैक्ट मिला के पढ़ेंगे, ऊपर फैक्ट लिखा हुआ है, विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, जो किसी इन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगा या रिबट करेगा। जैसे हमने पहले देखा कि वो, अभी हमने मिसाल वो एम्पुटेशन वाले ली, उस इन्फ्रेंस को जो उसके अगेंस्ट ड्रॉ किया गया था कि उसने मर्डर किया है वाइल चेसिंग बी, दैट वाज रिबटेड, उसको झुटला दिया गया कि मैं इस पोजीशन में नहीं था। या इसी मिसाल को अगर हम ले लें कि वो ये कहते हैं कि ए ने बी को मर्डर किया था, तो ए मकरूज था, इस इन्फ्रेंस को सपोर्ट मिली इस बात से। लेकिन अगर ए मकरूज ना होता, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज स्ट्रेंड ना होते और कोई एविडेंस ना होती, तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्रेंस जो ड्रॉ किया गया उसकी कोई हैसियत नहीं होनी थी। या उसी एग्जाम्पल को अगर हम ले लें कि जिस बंदे की फैक्ट्री में आग लग गई थी और वो एट दैट टाइम वो चला गया। एक और मिसाल है जिसको हम इस तरह भी लेते हैं कि ए मर्डर हो जाता है और उसका इल्ज़ाम जो है वो सी पे लग जाता है।
इनिशियली, लेकिन सी जो है वो उस मर्डर होने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज होने से पहले उसके लवाहिकीन के साथ परेशान फिरता भी रहा, बल्कि पुलिस स्टेशन तक भी गया। अब जब वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है तो वो ये अंडरस्टैंडिंग उसको होती है कि ही हिमसेल्फ इज बीइंग सस्पेक्टेड, कि उसी पे शक हो रहा है, वो वहां से निकल जाता है। एक तो वो फैक्ट्स इररेलेवेंट हो गए जो एफआईआर दर्ज वकूए के बाद एफआईआर दर्ज होने तक वो उनके साथ रहा, तो विल बी रेलिवेंट। अब उसका भाग जाना इन क्वेश्चन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पीपल डू एस्केप, पीपल डू एब्सकॉन्ड आउट ऑफ फियर फ्रॉम बीइंग, कि वो पैनिक की वजह से, पुलिस के डर से, शक उन पे किया जा रहा है, वो इस वजह से लोग इनोसेंट भी भाग जाते हैं। और लेटर ऑन ये इस्टेब्लिश हुआ और ये बात सामने आई कि उसकी मेंटल कंडीशन, उसके मामलात ऐसे थे कि वो डर के भाग गया। अल्टीमेटली कल्प्रिट वाज समवन एल्स, के कल्प्रिट कोई और निकल गया। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 के तहत जो हैं वो ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, रेलिवेंट होंगे, ये सपोर्ट करेंगे, रिबट करेंगे। नेक्स्ट, फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट। इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है, एक रॉबरी होती है और रॉबरी के दौरान उस बीबी को मर्डर कर दिया जाता है और रॉबरी में उसकी जो कीमती साड़ियाँ हैं, उसके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ले लिए जाते हैं। और उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ दोज आर्टिकल्स कम इनटू क्वेश्चन, आइडेंटिटी ऑफ दोज साड़ीज एंड दोज गोल्ड ऑर्नामेंट्स कम्स इनटू क्वेश्चन। और उसकी पहचान कौन करती है? उसकी मेड। वो जाके उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है कि मेरी मालकन इस किस्म की सिल्क साड़ियाँ पहनती थी, इस किस्म के उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हैं वो जो थ्रू रॉबरी जो है वो ले लिए गए। तो ये आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स कम इनटू क्वेश्चन। अगर मोटर बाइक्स की चोरी होती है तो बहुत सी मोटर बाइक्स हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ एविडेंस कि उनकी आइडेंटिटी कम्स इनटू प्ले, मलकियत कम्स इनटू प्ले। कार स्नैचिंग की मिसाल हमने पहले दी, हमने डेड बॉडीज़ जो मिली उनकी मिसाल दी। डेड बॉडी के अलावा अगर आप ये देखते हैं किसी पे इल्ज़ाम है कि फ़लाँ बंदे की जो है भैंस को जहर दे दिया गया है, तो वो भैंस मिलती है किसी जगह से, तो उसकी मलकियत इन कम्स इनटू प्ले, वो क्वेश्चन में आती है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 के तहत जो है वो सामने आ जाएंगी। फैक्ट विच फिक्स टाइम और प्लेस, ये हमने डिस्कस कर लिया कि टाइम और प्लेस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब वो रेलेवेंट फैक्ट जो है ये रेलेवेंट होगा जब वो किसी चीज़ का टाइम और प्लेस विल कम इनटू प्ले। फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। आपका आपस में बिजनेस पार्टनर्स होना ये शो करता है कि आपका रिलेशनशिप है। आपका भाई बहन होना शो करता है कि आपका रिलेशनशिप है। आप किसी ऐसे डीड से, पार्टनरशिप डीड से ये बात सामने लेके आ सकते हैं। अगर सपोज ए और बी के दरमियान मुकदमेबाजी है तो ए जो है ये करता है कि मेरा इसके साथ कोई कारोबारी लेन देन नहीं है, और बी ब्रिंग्स सम डीड्स जो सामने ले आते हैं, या ऐसी वो रजिस्टर्ड डीड ले आते हैं, या अगर वो जैसे मैंने पहले मिसाल दी कोई निकाहनामा उसका रजिस्टर होना, उसके अलावा जो है आप कोई बर्थ सर्टिफिकेट ले आते हैं, कोई डेथ सर्टिफिकेट ले आते हैं जो ये शो करे कि उसकी फैमिली में FRC ले आते हैं, दैट विल कम इनटू प्ले। तो ये सारी चीज़ें आर रेलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर द purpose. These are 7 facts which are discussed in Article 22 Kanun Shahadat Order, which was previously Section 9 Indian Evidence Act. और स्टीफन ने ये लिखा है, he was a man, he was a human being
कोई ऐसा कानून नहीं जिसको समझा नहीं जा सकता। ये दैट इज़ नॉट अ बोरिंग स्टफ, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एग्जामिनर इज़ अ ह्यूमन बीइंग। उसने एग्ज़ाम बनाया है, उसने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन ने एग्जामिनर को नहीं बनाया। मीनिंग देयर बाय अगर एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे सकता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप अपना उसको पास करके आप जज बन सकते हैं। इन्हीं फैक्ट्स को जो हमने डिस्कस किए, ये डायग्राम आपने देखी, दैट वाज कर्टसी टू टीएलपी। वो जो एक एकेडमी है, इंडियन एकेडमी, उससे उनके जो वो जो थे लेक्चरर, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आर्टिकल 22 को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब ये फैक्ट्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन। अब ये जो पहली बात हम कर रहे हैं, इसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो पार्ट ऑफ स्टैट्यूट जो A to F जो इलस्ट्रेशंस हैं, अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्कीम ऑफ आर्टिकल 22 कानून शहादत आर्डर। A, B, E और F ये चारों इलस्ट्रेशंस इंट्रोड्यूस करेंगी और एक्सप्लेन करेंगी जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं। A, the question is whether a given document is will of A, उसकी वसीयत है या नहीं। The state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant fact। सवाल ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या ये A की वसीयत है? अब वो ये कहते हैं कि उस वक्त में जब वो वसीयत की गई, उसकी प्रॉपर्टी की जो कंडीशन थी, अगर कुछ पे फसल लगी हुई है, वो फसल वाली, कहीं पे गोदाम है, वो गोदाम वाली, कहीं पे प्लो किया गया है, वो प्लो वाली, जो बैरन है वो बैरन वाली, दैट एवरी जो आप कह लें एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उसकी स्टेट, उसकी हालत, वो किस हालत में थी, क्योंकि वही वो इस वसीयत में मेंशन होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये रेलेवेंट होंगी। सिमिलरली A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A। A जो है वो B के अगेंस्ट जो है वो डिसग्रेसफुल कंडक्ट शो करता है लाइबल के जरिए। B affirms that the matter alleged to be libelous is true। B ये कहता है जो मैंने कहा है वो मैंने सच कहा है। The position and relations of the parties, वही बात जो हमने आर्टिकल में पढ़ी, relationship of the parties and position, that will be relevant fact at the time when the libel was published, may be relevant facts as introductory to the facts in issue। Introductory to the fact in issue, the particulars of dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant। वो कहते हैं कि उस डिस्प्यूट की बारीक बीनी में जाना की ज़रूरत नहीं है, वो इरेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन अगरचे द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रेलेवेंट इफ़ इट अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। ये बात हमने पहले थ्रू एग्जाम्पल देख ली कि उनके रिलेशंस जो हैं दोज वर स्ट्रेन्ड, और इस बात का इख्तमाल था कि गुस्से में A ने टू बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो उनके रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन्ड थे, उसने वो लाइबलस कंटेंट जो है वो पब्लिश कर दिया। और दो रिलेशनशिप उनकी क्या हालत थी, वो स्ट्रेन्ड थे, उनके दरमियान डिस्प्यूट था, दैट विल बी रेलिवेंट बिकॉज दैट विल इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। Similarly, A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A। A B के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है कि तुमने C को इंड्यूस किया
कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म कर दे। ए सी ऑन लीविंग एज सर्विस सेज टू ए, अब सी जो है वो नौकरी छोड़ते हुए ए को कहता है आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी ए बेटर ऑफर, कि मुझे बी ने तुमसे बेहतर पैसे देने की पेशकश की है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब इल्ज़ाम बी पे ये था कि उसने इंड्यूस किया कि छोड़ दो, और सी का अपना ये कहना कि मुझे उसने बेटर ऑफर की इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, दैट विल बी रेलेवेंट। सिमिलरली एक दफ़ा फिर इसको पीछे चलते हैं, ई और एफ को भी देखते हैं। What F illustration says, A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of a mob. Head of a mob mean he was heading that mob. पीछे बहुत से लोग आ रहे थे जिनके हाथों में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, गुलाड़ियाँ हो सकती हैं, लाठियाँ हो सकती हैं, और वो सबसे आगे था। The cries of the mob, पीछे से वो जो लोग बोल रहे थे उस मॉब में, उनका चीखना चिल्लाना, उनका कहना, उनका ऐलान करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये मार्केट्स लूट लेंगे, आग लगा देंगे, और रेलिवेंट एज एक्सप्लानेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। उनका ये बोलना, उनका कहना पीछे ये रेलिवेंट फैक्ट होगा क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, फैक्ट्स विच सपोर्ट आर रिबट इन्फ्रेंसेस। इसकी मिसाल, इसकी इलस्ट्रेशन सी है, इसको भी देखते हैं, जो सपोर्ट करेंगे या रिबट करेंगे इन्फ्रेंसेस। ए इज अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, ए के अगेंस्ट इल्जाम है, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस इज रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 21, जो मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 21 में उसका जो सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट है दैट विल बी एब्सकॉन्डेंस as conduct subsequent to and affected by fact in issue. The fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went, वो ये कहता है कि जब मैंने, मुझ पे इल्ज़ाम तो आया लेकिन एट दैट टाइम जब मैं भागा तो मेरे अगेंस्ट इन्फ्रेंस आप ये ड्रा कर रहे हैं कि मैंने ये वकूआ किया, लेकिन मैं आपको ये बात साबित कर सकता हूँ कि मैंने ये वकूआ नहीं किया। एट दैट टाइम मुझे ये इत्तला मसूल हुई कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान कारोबार में होने वाला है और आई हैड टू लीव दैट प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़, आई हैड लेफ्ट दैट प्लेस, इसलिए मैं गया। और वो अपनी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए जो फैक्ट्स देगा दोज विल बी रेलेवेंट, मीनिंग देयर बाय सपोर्ट इस बात को मिली, इस इन्फ्रेंस को, उसका भाग जाना इस बात को सपोर्ट मिली कि उसका अब्सकॉन्ड करना ये बात साबित कर रहा है कि उसके अगेंस्ट जो इल्ज़ाम है, एक्यूजेशन है, ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन उसका ये कहना, उसने इस इन्फ्रेंस को रिबट कर दिया वाइल सेइंग कि आई हैड अ वेरी वेरी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो ये उसने रिबट कर दिया। फैक्ट्स विच फिक्स टाइम और प्लेस, एक्सपर्ट रिपोर्ट की मिसाल जो मैंने आपको पहले दे दी है, जो टाइम और प्लेस जो है वो फिक्स करते हैं, बताते हैं, उस ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो भी रेलेवेंट होंगे। फैक्ट्स विच शो रिलेशन ऑफ पार्टीज, ये इसकी मिसाल इलस्ट्रेशन बी तो है, लेकिन इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कोई DNA टेस्ट सामने आ जाता है जिससे बताता है कि ये फ़लाँ बंदे का बच्चा है, हो सकता है। कोई सर्टिफिकेट्स जैसे हमने किया, अकाउंट्स की बात की, मैरिज सर्टिफिकेट्स की बात की, FSC की बात की, तो ये सारी चीज़ें, कोई आपकी वो बिजनेस डील सामने आ जाती हैं जो रिलेशनशिप आपका बताएंगे, दोज विल बी रेलेवेंट। इसकी इलस्ट्रेशन बी को हम देखते हैं, आर्टिकल 22 इलस्ट्रेशन बी, वही बात जो हमने पहले फैक्ट्स को जो इंट्रोडक्टरी नेचर थे, जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके रेलेवेंट होने के हवाले से पढ़ी, इसी तरह हमने इसके लिए आर्टिकल बी को ये देखा कि ये चीज़ें जो हैं ये भी उसके साथ रेलेवेंट होंगी। रिलेशन ऑफ पार्टीज जो इलस्ट्रेशन बी के ज़रिए सामने आ रहा है
वो रिलेशन आपने देख लिया। फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, इसको हमने इन डिटेल एट लेंथ डिस्कस कर लिया। आर पर्सन, नाउ दिस इज आइडेंटिफिकेशन परेड फॉर विच यू आर लुकिंग एट एग्जाम फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये कहते हैं कि आर्टिकल 22 व्हाट इज इट, तो क्या आप उसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर जो है वो 0 मार्क्स देंगे। आर्टिकल 22 इज अ वेरी एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल, जिसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम जो है वो पढ़ रहे हैं। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात जब सामने आती है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए क्या ऑब्जेक्ट होगा, ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया। इसका ऑब्जेक्ट तो है टू एनेबल विटनेसेस टू आइडेंटिफाई पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन अफेंस एंड टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। एक FIR है रॉबरी की, अमूमन आप देखते हैं, जिसमें गवाहान जो हैं वो उनको नहीं पता कि वो कौन लोग थे। FIR में वो सिर्फ ये कह देते हैं उनकी ये हाइट थी, ये उनकी कंप्लेक्शन थी, इफ़ दे वर नॉट इन मफल्ड फेसेस, ये उसके चेहरे पे फलां बंदे के ये ऐसा निशान था, इस तरह की उसकी दाढ़ी थी, इतनी उसकी एज हो सकती है। तो अगर वो सामने आते हैं तो हम उसको पहचान सकते हैं। एट दैट मोमेंट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है दैट कम्स इनटू प्ले। अदरवाइज अगर FIR में वो नॉन आइडेंटिटी है, उनके नाम दिए हैं, उनके वेयर अबाउट्स दिए हैं, तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं रहती। मोस्ट ऑफ द रॉबरी केसेस, डकैती केसेस और रॉबरी विद मर्डर, डकैती विद मर्डर केसेस, ऐसे केसेस जो हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो देखा जाता है, या यूजुअली फर्स्ट टाइम देखा जाता है, दैट इज़ नॉट अ हार्ड रूल। बात का ऐसे भी होता है कि आपके अपने गांव में, अपनी विसिनिटी में कोई आप डिम लाइट में या आप देखते हैं कोई वकूआ कर जाता है, तो आप ये कहते हैं कि वो फलां बंदा हो सकता है, बेशक वो आपकी विसिनिटी का है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ये बात की कि यूजुअली ऐसे होता है कि जहाँ आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आप, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है दैट इज़ a very weak type of evidence, that is corroborative in nature. अगर प्रोसिक्यूशन आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं भी करवाती, दैट इज नॉट इम्पेरेटिव, बट इन सम केसेस इट एज्यूम्स इम्पॉर्टेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जब आपको बताया जाता है कि ऐसे फीचर से ये था वो था, तो फिर आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए लेके आया जाता है। हम इसको डिस्कस व्हाट प्रैक्टिकली हैपन्स इन कोर्ट एंड इन जेल प्रेमिसेस किस तरह होता है उसको हम देखेंगे। रूल ऑफ प्रूडेंस है ये, रूल ऑफ लॉ नहीं है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। ये आपका सेकंड जो है वो हेडिंग हो जाएगा, आप इसको बुलेट पॉइंट कह लें। व्हेन इट इज़ कंपल्सरी और इम्पेरेटिव, आप इसके नीचे भी ये लिखेंगे। इम्पेरेटिव और कंपल्सरी तब हो जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया, कि जहाँ पे ऐसी पोजीशन आ जाती है कि गवाहान ये कहते हैं कि अगर उसको सामने लाया जाए कल्प्रिट्स को, एक्यूज पर्सन्स को, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू सच एंड सच मार्क्स, जिनके हमने FIR में फीचर्स और दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। एविडेंशियल वैल्यू ये है, corroborative पीस ऑफ एविडेंस होगी, और इसकी कंसर्न्ड प्रोविजंस जो हैं सेक्शन 9 IEA इंडियन एविडेंस 1872, जो इसकी इक्विवेलेंट प्रोविजन है आर्टिकल 22 की, चैप्टर 11C हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3, पुलिस रूल्स 1934, और कौन से रूल्स हैं वो रूल्स हैं रूल्स 26(7), 26(32), 27, 25। अब ये 26(32) प्लस चैप्टर 11C हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि शिनाख्त परेड के लिए आपने क्या क्या करना है। आप देखते हैं बहुत से केसेस में कि लोगों को मफल्ड फेसेस में अदालत में पेश किया जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये होती है कि उनकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अभी बाकी है, ताकि वो मुल्ज़म ये प्ली ना ले सके कि मेरे फेस को एक्सपोज किया गया है,
मुझे मेरी तस्वीर दिखा ली गई है। जब मुझे लोगों में, मैं थाने में था तो थाने में वो जो गवाहान है वो आते रहे हैं और एसएचओ जो है वो मुझे दिखाता रहा कि ये बंदा है, ये बंदा है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फिर उस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें दी गई हैं। एक उसके बाद अगर एक मुलज़िम की शनाख्त परेड करनी है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करनी है, तो उसके साथ साथ उसी स्टेचर के लोग होंगे। मिसाल ये है कि अगर एक बंदे का फीचर ये दिया गया कि उसको एक मार्क है फोरहेड पे, तो जेल प्रीमिसेस में ऐसे पहले तो लोग ढूंढे जाएंगे, 8 लोग ढूंढे जाएंगे, 9 लोग ढूंढे जाएंगे, जिनको आप डमीज कहते हैं, कि किन किन के फोरहेड्स पे वो मार्क्स मौजूद हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो फिर वो मार्क्स बनाए जाएंगे और फिर उसमें उस बंदे को उस रो में रखा जाएगा और गवाह को बोला जाएगा कि भाई अब आप आइडेंटिफाई करें, एंड कीपिंग इन व्यू द एजेस टू। अगर उसकी उम्र 25 साल लिखी है तो 25 साल वाले उसके साथ डमीज होंगे। अगर उनकी कंप्लेक्शन फेयर लिखी है तो फेयर कंप्लेक्शन वाले होंगे। अगर उनकी कंप्लेक्शन ब्लैकिश है या वो उनका उनका कलर जो है वो जो है वो कहते हैं कि गंदमी है, तो गंदमी लोग जो है उसके साथ मिक्सअप किए जाएंगे। तो फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। और अगर ये प्रिकॉशंस सिर्फ लेने के लिए नहीं है, अब ये प्रिकॉशंस जो हैं वो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होल्ड करेगा, ही हैज़ टू जॉट इट डाउन। उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली हैं। ये वही प्रिकॉशंस 6 नंबर पे। केस ला इसमें एक बहुत ही फेमस केस ला है, PLD 1996 कराची 246। इसमें 14-15 लोग थे। उन्होंने हाईवे पे बस को रोका और वो स्पीड उसकी स्लो करके, ब्रेकर थे आगे, रोक के अंदर दाखिल हुए, रॉबरी की और उसके बाद फायरिंग शुरू होगी उसके पीछे पुलिस पार्टी और रेंजर्स से। वो दैट रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ फायरिंग बिटवीन रेंजर्स एंड दोज रॉबर्स, डिकेट्स। उनके दरमियान हुआ, कुछ लोग भाग गए, एक बंदा पकड़ा गया लेटर ऑन, उसका ट्रायल हुआ। उस ट्रायल के दौरान उन्हें होल्ड किया कि आपका प्रोसिक्यूशन ये कहना है कि हमने वो लाइट बम भी फेंके जिसमें हमने वाइल फायरिंग एक्सचेंज हो रही थी, वो हम पे फायर कर रहे थे, हम उन पे कर रहे थे, तो उस जो लाइट बम हमने फेंके उसकी रोशनी में हमने इस बंदे को पहचान लिया। तो कोर्ट ने ये कहा दैट इज़ इम्पॉसिबल कि इस बंदे की जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है हुई है, इट कैरीज नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 300-400 फुट के फासले पे आप आपस में फायरिंग कर रहे हैं तो आप उसको पहचान सकें। तो ये उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी, कीपिंग इन व्यू द चैप्टर 11C हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर एंड पुलिस रूल्स। इसको आप ज़रूर अपने एग्जाम में कोट कीजिएगा। कंक्लूजन, ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। अब इसके बाद व्हाट प्रैक्टिकली हैपन्स, ये एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं। इसमें मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं आज, अब प्रैक्टिकल ये होता है कि वो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास लेके आते हैं उन मुल्ज़मान को इन मफल्ड फेसेस और वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की इजाज़त मांगते हैं। मजिस्ट्रेट साहब फिक्स करते हैं फ़लाँ डेट को मैं आ रहा हूँ। एक और चीज़ कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो बिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए उसमें। जितना डिले होगा ये इख्तमाल होगा कि उन लोगों को देखा जा सकता है या ये पॉसिबिलिटी है। तो ये कोर्ट्स की ये रिक्वायरमेंट है कि ये डिले नहीं होना चाहिए। अब ये वो सारी बात बता रहे हैं कि ये खावर नाम का एक मुल्ज़म है, इसकी शनाख्त परेड के लिए मेरे पास IO आया है और IO ने मैंने जेल को कहा, जेल वालों को, सुपरटेंडेंट जेल को, कि मैं फ़लाँ डेट को आ रहा हूँ। फिर ये सारी प्रोसीडिंग्स अपनी जो उसने की हैं वो लिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज़ प्रेजेंट एट द मेन गेट। अब मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं जेल के बाहर ही, वो खड़े हैं, गवाहान भी खड़े हैं और वो IO भी है, विद रिकॉर्ड है कि ये गवाहान है जो वो करेंगे। ये मजिस्ट्रेट साहब लिख रहे हैं कि मैं गया तो वो बाहर खड़े थे, फिर अंदर जाके वो जो प्लेस थी, मैंने ये फ़लाँ मुल्ज़मान जो हैं, ये फ़लाँ गवाह थे, उनका बयान लिखा, अंदर गए, ये मैंने रो बनाई, वो अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे वो इकट्ठे हो जाए जहाँ पे गवाह जो है वो मुल्ज़मान को ना देख सके, गवाह जो है वो आपस में भी उनकी कोई बातचीत ना हो सके कि पहला गवाह जो आइडेंटिफाई करके आया है तो आके दूसरे को बता देगा जो फ़लाँ बंदा होगा
वो होगा। तो इसके लिए भी वो ये कहते हैं कि ये प्रिकॉशन ये भी है कि अगर आपने एक रो बनाई है उसमें जो लोग हैं उनको फारग करें, एक नई रो बना लें, उसमें फिर उस बंदे को रखें, ताकि एवरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन। अब ये सारी प्रिकॉशंस जो एज पर 11C और पुलिस रूल्स वो ली हैं वो बता रहे हैं कि ये वो डमीज़ हैं। इसमें ये जो हाईलाइटेड दैट इज़ अक्यूज, ये सारे मुल्ज़मान हैं। प्रिकॉशंस के बारे में वो कह रहा है कि मैंने ये किया, उसके बाद मैंने मुल्ज़म से ये पूछा तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और मुल्ज़म ये ऑब्जेक्शन करता है नहीं जी मेरी तस्वीरें दिखाई गई हैं। मुल्ज़म फ्री होता है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है आइडेंटिफिकेशन परेड पे कि अगर आपको वो गवाहान जो है वो शनाख्त करने आ रहे हैं तो आप बता दें। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, कोई एतराज़ करना चाहते हैं, उसका एतराज़ बाकायदा लिखा जाएगा। और कोर्ट अमूमन ये कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि ये एतराज़ जो है वी दैट शुड बी लेफ्ट टू द ट्रायल कोर्ट, कि ट्रायल कोर्ट इसको डिसाइड करेगी ये। और उसके बाद ये सारी प्रोसीडिंग्स करने के बाद वो अपना एक सर्टिफिकेट दे देंगे। इट इज़ सर्टिफाइड दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस and the same has been conducted by me. It has been read over to accused person by me. It is complete in all aspects. Each page is signed by me. That was all about identification parade proceedings and Article 22.